गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस चैनल में स्वागत है। अपन ने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के आगे से आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने जो अपना टॉपिक लिया था वो टॉपिक था सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रियाएँ। मृदा अभिक्रिया में अपन ने ये पढ़ लिया था कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, पीएच क्या होती है, पीएच के बारे में जानकारी किसने दी थी। इससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो बच्चों, अपने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि पीएच होती है वो पीएच किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को बताती है कि कोई जो विलयन होता है वो कितना अम्लीय है, कितनी मात्रा में वो क्षारीय प्रकृति का है। इस चीज़ के बारे में जो पीएच हो रही थी वो अपने को बता रही थी। इसके बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अपने को बताया था कि जो पीएच होती है वो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, और इसका मतलब होता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि पीएच जो होती है वो मापी कैसे जाती है, पीएच के आधार पर जो किसी विलयन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है और पीएच का मान कितना होता है। तो पीएच जो स्केल है उस पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो पीएच की वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। पीएच की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 14 तक होती है। अब ये 0 से 14 तक जो वैल्यू होती है उसमें से पीएच का मान, यदि किसी विलयन की पीएच का मान, विलयन की जो पीएच है उस विलयन की पीएच का मान यदि 7 से कम होता है, किसी विलयन की पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो ऐसा जो विलयन होता है वो विलयन कहलाता है अम्लीय विलयन। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान 7 से कम होता है ऐसा विलयन कहलाता है अम्लीय विलयन। और यदि ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान लगभग बराबर होता है या वास्तव में ही बराबर होता है 7 के, तो ऐसा जो विलयन होता है वो विलयन कहलाता है उदासीन विलयन। ठीक है बच्चों, ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान 7 होता है वो विलयन कहलाता है उदासीन विलयन। और इसी प्रकार ऐसा विलयन जिस विलयन की पीएच का मान यदि ज़्यादा होता है किससे, 7 से, ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है तो ऐसा जो विलयन जिसका मान पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है ऐसा विलयन कहलाता है क्षारीय विलयन। तो अपने पास यहाँ पे 3 पीएच की वैल्यू प्राप्त हुई। एक पीएच की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 7 से कम, एक जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 7, और एक जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो वैल्यू प्राप्त हो रही है पीएच की 7 से ज़्यादा। यदि किसी विलयन की पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो ऐसा जो विलयन होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। और अगर पीएच की वैल्यू का मान 7 होता है तो ऐसा विलयन जो होता है वो उदासीन विलयन कहलाता है। और यदि पीएच की वैल्यू का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन कहलाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है यहाँ पे, वो ये है कि यदि किसी विलयन की पीएच का मान 7 से कम तो है लेकिन 0 से लेकर 7 के बीच में उपस्थित है तो वो विलयन तो अम्लीय होगा, लेकिन जो विलयन होगा वो प्रबल अम्लीय कब होगा और दुर्बल अम्लीय किस स्थिति में होगा, तो उस बारे में यदि हम बात करें तो पीएच का मान 7 से जितना कम होता है, विलयन का मान, हम अम्लीय विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन का मान 7 से जितना कम होता है वह विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसा विलयन जिस विलयन का मान 7 से जितना कम होता है वह विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। जैसे अपने पास यहाँ पर 3 सैंपल है विलयन के, विलयन ए, विलयन बी और विलयन सी। अब जो विलयन ए है उसकी पीएच का मान है 6.5 और जो विलयन बी है उस विलयन की पीएच का मान है 1.5
और विलियन जो C है उस विलियन की पीएच का मान है 3.5। ये 3 वैल्यू है अपने पास, 3 सॉल्यूशन है, 3 विलियन है जिनकी पीएच की वैल्यू इतनी है। तो हम बात करें हैं कि कौन से विलियन की जो वैसे तो तीनों क्या है 7 से कम है, 7 से कम होने की स्थिति में ये तीनों ही विलियन कैसे हो गए, अम्लीय है। 7 से कम होने की स्थिति में ये जो तीनों विलियन हैं वो अम्लीय है। लेकिन इनमें से कौन सा विलियन अधिक अम्लीय होगा, कौन सा कम अम्लीय होगा, जिसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लीय प्रकृति का। तो यहाँ पे हम देखें कि जिसका पीएच का मान 7 से जितना कम है वो विलियन अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसा विलियन जिसकी पीएच का मान जितना कम होता है वो अधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे कम पीएच की वैल्यू है बी सॉल्यूशन की। तो ये बी वाला जो विलियन है वो सबसे अधिक अम्लीय है क्योंकि इसकी पीएच की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। इसी प्रकार हम देखें तो अपने पास दूसरे नंबर पर कम वाला पीएच वैल्यू का विलियन है सी। तो जो सी वाला विलियन है उसकी जो अम्लता होगी वो किससे कम होगी, ए से कम होगी। यहाँ हम इनके नीचे इसकी पीएच वैल्यू का मान लिखें तो इसकी 3.5 है और इसकी कितनी है 6.5। तो ये अम्लीयता का क्रम है, इनकी अम्लीयता का क्रम, विलियन की अम्लीयता का क्रम है। सबसे कम पीएच 1.5 है तो ये ज़्यादा अम्लीय है। उसके बाद एक 3.5 पीएच का विलियन है तो ये इससे थोड़ा कम अम्लीय है। और ये जो विलियन है इसकी पीएच का मान 6.5 है, लगभग 7 के नज़दीक है। इसलिए ये जो विलियन है वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार यदि हम क्षारीय जो अपने विलियन है उसकी बात करें, क्षारीय विलियन की बात करें तो क्षारीय विलियन या क्षारीयता भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है दुर्बल क्षारीय और एक होता है प्रबल क्षारीय। यहाँ ध्यान रखना है कि पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 से अधिक होती है। क्षारीय विलियन वो विलियन होता है जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होती है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होती है, 7 से जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू अधिक होती है वह विलियन उतना ही अधिक क्षारीय होता है। पीएच की वैल्यू 7 से जितनी कम होती है वो उतना ही अम्लीय होता था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जहाँ पीएच की वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा अधिक होगी वह विलियन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ज़्यादा पीएच ज़्यादा क्षारीय और यहाँ पे कम पीएच कम पीएच ज़्यादा अम्लीय। यदि पीएच की वैल्यू कम है तो ज़्यादा अम्लीय होगा, अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे अपन 3 सॉल्यूशन लेते हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 सॉल्यूशन लिया अपन ने। तीनों की बात करें तो जो विलियन ए है इसकी जो वैल्यू है पीएच की वो दे रखी है अपने को 7.8, इसकी दे रखी है 12.3 और इसकी पीएच है वो है 10। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितना ज़्यादा पीएच की वैल्यू वो उतनी ही ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का। सबसे ज़्यादा कौन है, बी वाला है। तो जो बी वाला सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। उसके बाद कौन है, सी वाला है। और उस सबसे कम वाला कौन है, ए वाला है। तो ए की जो क्षारीयता है वो सबसे कम होगी। इनके नीचे अपन इनकी पीएच की वैल्यू लिखें तो 7.8, सी की है 10 और बी की है 12.3। ये क्या आ गया, क्षारीयता का क्रम। क्षारीयता का क्रम दिए हुए विलियन जो हैं उनकी क्षारीयता का क्रम यह है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा सॉल्यूशन बी, उससे कम क्षारीय होगा सी और सबसे कम क्षारीय प्रकृति का सॉल्यूशन होगा ए। मैंने बताया अभी जितनी ज़्यादा पीएच उतनी ही ज़्यादा क्षारीयता होती है। और यदि पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो उदासीन होता ही है। ये 3 अपने को ध्यान है यहाँ रखने की बात है यहाँ पे पीएच की वैल्यू के आधार पे। अब पीएच स्केल जो होती है उसको अपन एक बना के तरीके से देखें तो एक ग्राफिकल जो निरूपण है पीएच का वो करके अपन यहाँ पे देखते हैं।
ये pH स्केल है। ये जो ऊपर है, ऊपर वाला जो ये है कॉलम, वो प्रदर्शित कर रहा है H+ आयन की सांद्रता, और नीचे वाला जो ये कॉलम है ये प्रदर्शित कर रहा है OH- आयन की सांद्रता। pH की वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। ये यहाँ पे अपने हैं 7, यहाँ पे ये आपके pH स्केल जो है ये इस प्रकार से होती है। इसमें आपके ऊपर की स्थिति में H+ आयन को प्रदर्शित किया जाता है, नीचे OH- आयन को प्रदर्शित किया जाता है। अपन 7 नंबर pH की स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 7 नंबर की pH है, यहाँ पे ऊपर की तरफ H+ आयन है, नीचे की तरफ जो है वो OH- आयन है। अब यहाँ H+ आयन की मात्रा यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे OH- आयन की मात्रा यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं। ऐसी स्थिति में H+ और OH- क्या होंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उदासीन प्रकृति का वो हो जाएगा और उसकी pH की मान हो जाएगी 7। और अगर हम 0 पर देखें तो यहाँ पे H+ आयन की मात्रा इतनी है और OH- आयन की मात्रा लगभग 0 है, तो ये ज़्यादा H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में pH की वैल्यू क्या होगी, कम, और वो जो विलयन हो वो ज़्यादा अम्लीय होगा। और इधर देखिए अपन 14 नंबर की pH पे, तो यहाँ पे जो OH- आयन की सांद्रता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो H+ आयन की मात्रा है वो लगभग कैसी है, 0 है। तो OH- आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऐसा जो विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होने के कारण उसकी pH का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गई आपकी pH स्केल। इसके आगे जो अपना टॉपिक है अपना वह है प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब देखो प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होता है, क्या होता प्रतिशत बेस संतृप्ति अपन बोलेंगे किसी कोलाइडी विलयन में विनिमयशील भस्म और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के आपेक्षिक अनुपात को प्रतिशत बेस संतृप्ति के रूप में जाना जाता है। किसी विलयन में, जो कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में विनिमयशील भस्म का मतलब है आदान प्रदान होने योग्य धनात्मक आयन, उनको बोलेंगे विनिमयशील भस्म। और H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन जो क्या होते हैं, अम्लता को प्रदर्शित करते हैं, उनके जो आपेक्षिक अनुपात होता है उसको ही विनिमयशील भस्म प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। इसको परिभाषित करें अपन तो किसी कोलाइडी विलयन में विनिमयशील भस्म व विनिमयशील भस्म तथा हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम के आपेक्षित अनुपात को ही प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। इसको कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको बेस प्रतिशत संतृप्ति के नाम से भी
कहा जाता है। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति या बेस प्रतिशत संतृप्ति ये एक ही चीज़ है। ये क्या होगा, किसी कोलाइडी विलयन में, अपन यहाँ कोलाइडी विलयन ज़्यादातर मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो विलयन आएगा किसी कोलाइडी विलयन या फिर मृदा कोलाइड में विनिमयशील भस्म तथा हाइड्रोजन में एल्यूमिनियम के आपेक्षिक जो अनुपात होता है उसको प्रतिशत बेस संतृप्ति के रूप में जाना जाता है। अब जो प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है वो किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को भी प्रदर्शित करती है। जैसे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अपने जो यहाँ पे प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान यदि लगभग 100 के बराबर होता है, प्रतिशतता बेस संतृप्ति का मान यदि लगभग 100 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपके अम्लता होती है वो या तो उदासीन प्रकृति की होती है, कहने का मतलब मृदा विलयन जो होता है या तो उदासीन प्रकृति का होगा या फिर अल्प क्षारीय प्रकृति का। ऐसी स्थिति में या तो जो विलयन है उदासीन प्रकृति का होगा या फिर अल्प क्षारीय प्रकृति का होगा, यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान 100 के बराबर निकल के आता है। और यदि जो प्रतिशतता बेस संतृप्ति का मान जो होता है वो 100 से कम निकल के आता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान यदि 100 निकल के आता है तो उदासीन या अम्ल क्षारीय अम्ल अल्प क्षारीय प्रकृति का होगा। और यदि इसकी जो वैल्यू है वो कम निकल के आती है किससे, 100 से, तो ऐसी स्थिति में आपके जो विलयन होगा वो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। कब, जब इसकी वैल्यू निकल के आती है 100 से कम निकल के आती है। ये ध्यान रखने की बात है। प्रतिशतता बेस संतृप्ति क्या होती है, और जब वैल्यू लगभग 100 होती है तो उदासीन या अल्प क्षारीय प्रकृति का होता है, और जब वो 100 से कम हो जाती है तो अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शित करता है। इसके नोट करना चाहे तो नोट कर ले। चलो ठीक है। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। मिशेल की प्रकृति। मिशेल की प्रकृति। अब ये मिशेल क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन के अंदर जो आपके एक अणु होता है, ये एक अणु हो गया कोलाइडी विलयन का। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आयंस जुड़े हुए होते हैं, अणु होते हैं जो कोलाइडी विलयन के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। तो इसके चारों तरफ आयंस जुड़ जाते हैं, और ये जो आयंस जुड़ते हैं उन आयनों की प्रकृति के आधार पर जो ये मिशेल है उस मिशेल की प्रकृति किस प्रकार की होगी उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये एक मृदा कोलाइड है, मृदा कोलाइड का एक अणु है। इस अणु के चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आयंस जुड़े हुए हैं जिसको अपन मिशेल बोलते हैं जुड़ने के बाद। और ये जो मिशेल है उसकी प्रकृति अम्लीय कब होगी, क्षारीय कब होगी, या उदासीन प्रकृति की ये कब होगी, इसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिशेल की प्रकृति होती है वो यहाँ पे जुड़े हुए आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। यदि यहाँ पे कोई ऐसे पदार्थ जुड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यहाँ पे जुड़े हुए जो पदार्थ हैं या फिर जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, यदि H+ आयन का त्याग करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मिशेल है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। यदि मिशेल के चारों तरफ जुड़े हुए जो आयन है या पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी और मिशेल भी उसी प्रकृति का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जुड़े हुए पदार्थ हैं या आयन है वो OH- आयन का उत्सर्जन करते हैं, या इससे संबंधित जो Na+, K+, Mg+2 और Ca+2 इन आयनों का यदि उत्सर्जन किया जाता है इस पे जुड़े हुए पदार्थों का, तो ये जो मिशेल होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा।
अब जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसके अंदर मर्दा होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, मोंटमेरियोलाइट होती है, इलाइट होती है और केओलाइट होती हैं। तीनों प्रकार की जो मर्दाएं होती हैं उन मर्दाओं के जो कोलाइडी कण होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग आकार के कणों के द्वारा जो उत्सर्जित या जो अवशोषित आयंस होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। यदि वो H+ आयन या इससे संबंधित अम्लीय प्रकृति के आयनों का उत्सर्जन करता है तो वो अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं, और यदि OH- आयन, Na+ आयन, K+ आयन, Mg+2, Cu+2 प्रकृति के आयनों का उत्सर्जन करते हैं तो जो मर्दा होती है आपकी वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है, और जो मिश्रिल की प्रकृति होती है वो भी किसकी हो जाती है, क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। आ गया समझ में? इसके आगे का जो टॉपिक है वो है अधिशोषित भस्म के प्रकार। अधिशोषित भस्म के प्रकार। अधिशोषित भस्म के प्रकार ये हैं कि जो मर्दा कोलाइड होती है उस मर्दा कोलाइड के द्वारा किस प्रकार के आयंस हैं जो धनायन हैं, सामान्यतः Ca+2, Mg+2 और K+, Na+, यह आपके भस्म आयन कहलाते हैं, क्षारीय आयन कहलाते हैं। इनकी प्रकृति कौन सी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करती है जो क्षारीयता को बढ़ाती है, और कौन से आयन है जिसकी प्रकृति कम मात्रा में उपस्थित होने पर भी वो अधिक क्षारीय हो जाते हैं और उसकी अल्प मात्रा ही क्षारीयता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इन 4 आयनों में Na+ जो आयन है वो Na+ आयन की मात्रा क्षारीयता को बढ़ाती है। Na+ की मात्रा यदि मर्दा के अंदर, मर्दा में Na+ की जो सांद्रता है वो होती है अधिक, Na+ आयन की सांद्रता यदि अधिक होती है मर्दा के अंदर तो ये क्या करता है, क्षारीयता को बढ़ा देता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो ये 3 आयन और हैं अपने पास, Ca+2, मैग्नीशियम आयन है और पोटेशियम आयन है, इन तीनों आयनों की तुलना में जो सोडियम आयन है उसकी मात्रा क्षारीयता को अधिक बढ़ाती है। ठीक है, अब जब क्षारीयता अधिक होगी तब मर्दा के अंदर सोडियम आयन की सांद्रता अधिक होगी, और इस स्थिति में जो मर्दा की pH होती है वो pH हो जाती है अधिक। कहने का मतलब मैक्सिमम होगी लगभग 14 के बराबर या इसके लगभग बराबर कह सकते हैं हम, pH की वैल्यू निकल के आएगी जब Na+ आयन की सांद्रता अधिकतम मात्रा में होती है। ठीक है, तो अधिशोषित भस्म के प्रकारों की बात करें तो अपने पास 4 प्रकार के अधिशोषित भस्म हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम आयन है और Na आयन है। इनमें तुलनात्मक रूप से जो सोडियम आयन की मात्रा है वो अधिक होगी, तो जो भस्म है जो आपके मर्दा है उसकी क्षारीयता अधिक हो जाएगी, और जब क्षारीयता अधिक हो जाएगी तो उसकी pH की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये 3 आयन हैं, ये 3 आयन की जो वैल्यू चाहे इसकी तुलना में ज़्यादा मात्रा में ये आयन उपस्थित हों लेकिन फिर भी ये pH की वैल्यू को लगभग 14 तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बाकी ये इसकी जो अल्प मात्रा होती है Na+ की, ये अल्प मात्रा में ही pH की वैल्यू लगभग 14 तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये है आपके अधिशोषित भस्म के प्रकार। इसके बाद है आपके अम्ल उत्पादक और भस्म उत्पादक पदार्थ। अम्ल उत्पादक और जो भस्म उत्पादक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, जो मर्दा होती है उस मर्दा की प्रकृति को परिवर्तित करके रखते हैं। मर्दा अम्लीय प्रकृति की होगी या कब जो मर्दा है वो क्षारीय प्रकृति की होगी। इस स्थिति को प्रभावित करेंगे आपके 2 पदार्थ, मर्दा की प्रकृति के कारण। मर्दा की प्रकृति के कारण आपके हैं 2 प्रकार के पदार्थ। पहला है अम्ल उत्पादक पदार्थ। मर्दा की प्रकृति अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी, ये आपके 2 कारकों के द्वारा प्रभावित होंगे। पहला अपन पढ़ रहे हैं अम्ल उत्पादक पदार्थ। अम्ल उत्पादक पदार्थ क्या होते हैं,
ये अम्ल उत्पादक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मृदा की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। मृदा की अम्लीयता बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो 3 प्रकार के पदार्थ जो हैं अपने यहाँ पे उपस्थित हैं अम्ल उत्पादक पदार्थ में। पहला है कार्बनिक अम्ल या पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक अम्ल, और तीसरी स्थिति है आपके नम क्षेत्र में लीचिंग। ये 3 कारक हैं जिसके कारण मृदा के अंदर अम्लता बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करें कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक अम्ल। ये क्या होता है कि सामान्यतः जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं और उनके अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 गैस का निर्माण होता है। ये CO2 जो गैस होती है, ये CO2 गैस मृदा के अंदर कार्बनिक अम्लों का निर्माण कर देती है। जैसे अपने एक है H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल है। ये जो H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, ये क्या करता है, आंशिक मात्रा में H+ आयन की मात्रा को मृदा के अंदर बढ़ा देता है। जो कार्बनिक अम्ल H2CO3 है, ये क्या करता है, आंशिक मात्रा में मृदा के अंदर H+ आयन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो इस प्रकार से कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और ये इस H+ आयन की उपस्थिति के कारण जो मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है अपने अकार्बनिक अम्ल। सामान्यतः जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर विभिन्न पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के अकार्बनिक अम्ल बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है H2SO4, HNO3। ये मुख्य रूप से पाया जाता है मृदा के अंदर। ये भी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये तीव्र अम्लीय प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और मृदा में H+ आयन की उपस्थिति के कारण मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की तुलना में अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो मृदा की अम्लीयता को अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। तीसरा जो कारण है अम्ल उत्पादन का वो है नम क्षेत्र में लीचिंग। देखो, जो नम क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बरसात अधिक मात्रा में होती है, उन जगहों पे ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो मृदा होती है वो उस मृदा में उपस्थित जो भस्म होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, वो जल में घुलकर नीचे की तरफ अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की जो ऊपर वाली परत होती है उस जगह पे अम्लीय पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप जो आपकी मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ये 3 कारण हैं आपके जिसके कारण मृदा के अंदर अम्लता बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है अम्लीय क्षेत्र में लीचिंग की प्रकृति। कई बार पूछ लिया जाता है कि शुष्क क्षेत्र या अम्लीय क्षेत्र किस स्थिति के अंदर जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की होगी। तो ध्यान रखना, नम क्षेत्र जो होते हैं उसमें लीचिंग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भस्म होते हैं वो नीचे जाके जमा हो जाते हैं, और जो अम्लीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पे, ऊपर वाली मृदा में, और मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। दूसरा जो टॉपिक था अपने मृदा की प्रकृति को प्रभावित करने वाले पदार्थ वो थे भस्म उत्पादक पदार्थ। भस्म उत्पादक पदार्थ, भस्म उत्पादक पदार्थों की हम बात करें तो यहाँ पे अपने 3 प्रकार की चीजें हैं जो भस्म अर्थात क्षारीय पदार्थों का निर्माण करती हैं। पहली है अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया। दूसरा होता है कुछ क्षारीय उर्वरक, और तीसरा होता है शुष्क क्षेत्र। इन 3 प्रकार के जो कारक हैं उन कारकों के परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है उस मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है। अपक्षय की प्रक्रिया की हम बात करें तो
तो मृदा में क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जो आयन होते हैं वो मृदा में बनते हैं। और खनिज पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप सामान्यतः जो भस्मशील पदार्थ हैं, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन आयनों की मात्रा अधिक मात्रा में बनती है मृदा के अंदर। ये मात्रा ज़्यादा होने पर जो मृदा होती है वो मृदा हो जाती है क्षारीय प्रकृति की। जब मृदा के अंदर Na+ आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और पोटेशियम आयन की मात्रा अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, ये प्रक्रिया होती है अपक्षय की प्रक्रिया के कारण, और इनकी सांद्रता अधिक होने के कारण जो मृदा होती है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। कुछ क्षारीय उर्वरक होते हैं। कई बार क्या होता है कि मृदा के सुधार के लिए या अम्लता के सुधार के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कई क्षारीय उर्वरक मिलाते हैं। जैसे आपके चूना पत्थर है, चूना पत्थर का जब उपयोग किया जाता है क्षारीय मृदा के अम्लीय मृदा के सुधार के लिए, तो यदि इस चूने पत्थर का उपयोग अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो ये जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर क्षारीयता के गुण अधिक आ जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। और तीसरा जो आपके हैं वो है शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, बरसात बहुत कम मात्रा में होती है। कम मात्रा में होने के कारण जो मृदा होती है उनमें ये जो क्षारीय भस्म है ये क्या हो जाते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं मृदा की ऊपर वाली परत में। जो भूपर पट्टी होती है उस जगह पर ये जो भस्मशील आयन्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, और इसके कारण जो मृदा होती है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। तो ये 3 कारक हैं आपके जो क्या करते हैं, भस्म उत्पादकों का निर्माण करते हैं, और इन 3 कारकों के कारण जो मृदा होती है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। और इसी प्रकार ये 3 कारक थे आपके जिसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। आज की क्लास में अपन यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें इससे आगे का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।